हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये कर दिया था बी वाई एक्स को कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर लिखा था। उसी तरह आर इज इक्वल टू हमारा होता है कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तो इस कोवेरियंस एक्स वाई को हमने लिख दिया था आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ तक रख दिया था आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इस पावर को इससे कैंसिल कर दिया तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो एक तरीके से एक फॉर्मूला ये क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो लाइन ऑफ रिग्रेशन हमने बताया था y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं r इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन y ऑन x है, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x है। सिमिलरली ये हमारा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार हो जाएगा। सो ये एक्स ऑन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मोर ज़्यादा जनरली हमको ये याद रखना है, इस पे लिस्ट फोकस करना है। यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद हमने रिग्रेशन की वैल्यू पढ़ ली, रिग्रेशन कोफिशिएंट पढ़ लिया। रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब बी की रेंज क्या है? सो बी की जो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और वही अगर कोरिलेशन होता तो इसकी वैल्यू होती -1 से 1। मैं कल का लेक्चर आज का लेक्चर दोनों रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ, इसलिए इसको कंपैरेटिव स्टडी करो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, हमने ये चीज़ें जान ली, हमने सब चीज़ें जान ली। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन उसके मीन पॉइंट पे होता है, वाई ऑन एक्स पढ़ लिया, एक्स ऑन वाई पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या है प्रॉपर्टीज, जो रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा। ये हमारे एग्जामों में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसके 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चारों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला प्रॉपर्टी है आर। आर हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सो इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ बोथ द लाइन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स। और ये एक तरीके से ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। ये 2 नंबर है और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमारा ये कोरिलेशन कोफिशिएंट आता है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमको कोरी और फिर अंडर रूट करने पे कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलता है। ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या है? दूसरी इसकी साइन प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बी वाई एक्स पॉजिटिव है,
ठीक है, तो आर भी पॉजिटिव होगा और तुम्हारा दूसरा जो भी वेरिएबल है वो भी पॉजिटिव ही होगा, मतलब बी एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दोनों सब पॉजिटिव होंगे, और अगर एक नेगेटिव है तो सब नेगेटिव होगा। तो मतलब तीनों का सेम साइन होता है, सेम साइन, तो इसको सिग्नेचर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, ऐसे बोल देगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू 3, 3 मतलब +3, और ऑप्शन में 3 माइनस में दिया होगा, आर की वैल्यू माइनस में प्लस में रहेगा। तो तुमको डायरेक्टली जान जाना है कि ये साइन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, और अगर बी वाई एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक, ज्यादातर इंपॉर्टेंट तो पहली प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा, बाकी रेस्ट तो नहीं पूछता कभी तो आपके एग्जामों में। ठीक, दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी है, तीसरा सॉरी, तीसरा जो मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी, अगर मान लो कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दूसरे वाला अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी ऑलवेज। लेकिन वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है। अगर मान लो कि एक रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरा डेफिनेटली 1 से कम होगा, और अगर मान लो एक 1 से कम है तो दूसरे के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये तीसरी जो है ये मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक, और चौथी, चौथी जो है खास तो है नहीं, साइन हो गई, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई, साइन प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है तो वो कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज ग्रेटर देन, ये मीन प्रॉपर्टी है, इसको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर लिख सुन लिए हो तो लिख ही लो कि अगर बी एक्स वाई है, इसका अगर मीन निकालेंगे तो ये हमेशा आर से ज़्यादा होगा। तो ये तो हम ऐसे भी जानते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम, और इक्वल तब होता है जब वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो उस तरीके से रिलेशन, इसको मीन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, तो हमने बता दिया कि ये प्रॉपर्टीज थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? नो। अब दोनों लाइन के बीच में एंगल बनता है एक हमारा, दोनों लाइन के बीच में हमारा एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं एंगल। जैसे एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है तो इसके बीच में एक एंगल थीटा बनता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा हमारा किसको, स्लोप, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। ठीक है, और स्लोप मतलब क्या है, ये हो जाता है हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड में 1 माइनस पी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। याद नहीं करना, याद नहीं करना, मैं एकदम सीधी बात कह रहा हूँ। ठीक, अब याद रखना कि जितना ज़्यादा ये पास में रहेंगे उतना ज़्यादा ये कोरिलेटेड है। अगर ये दोनों लाइन आपस में जितनी पास में आएंगी उतना ज़्यादा हाई कोरिलेशन होगा, और जितना ज़्यादा दूर जाएंगी उतना लो कोरिलेशन होगा। ठीक है, और जैसे अगर मान लो कि ये दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब होता है ये अनकोरिलेटेड है, अनकोरिलेटेड लाइन है, मतलब आर की वैल्यू हमारी 0 होगी। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई/2। ठीक है, तो याद रखना कि अगर दो लाइन ऑफ रिग्रेशन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में अगर रिलेशन पूछेगा तो वो 0 होगा, मतलब एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं है। और अगर
थीटा मतलब अगर एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और दूसरी लाइन इसी के ऊपर होगी, पैरेलल नहीं हो सकती। पैरेलल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमको मालूम है कि ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो मीन मतलब एक्स बार और वाई बार पे इंटरसेक्ट करती है, और हम जानते हैं पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इस केस में अगर थीटा अगर जीरो है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, तो इस केस में थीटा क्या एंगल बनेगा? जीरो। और दूसरी केस क्या है, एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 का बनता है। इसको कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 या पाई। ठीक, तो इन दोनों केसेस में हमारा क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन है। ये परफेक्ट कोरिलेशन का एग्जांपल है, परफेक्ट कोरिलेशन का एग्जांपल है। एग्जांपल परफेक्ट कोरिलेशन एग्जांपल। अब तुम कहोगे कि दोनों में हमने परफेक्ट कोरिलेशन यूज किया। अब यहाँ पे क्या, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने करो कि क्लास की शुरुआत में ही हमने ये बात बताई थी कि जब परफेक्ट कोरिलेशन होगा और सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन बोलने का मतलब R इज इक्वल टू +1, और ये अगर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है, जिसमें R इज इक्वल टू -1। किसी को कोई किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो बताओ मुझे, किसी को भी किसी भी तरीके का दिक्कत। चलो बढ़िया, इतनी सारी चीजें थी जानने की, और यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है लगभग लगभग खत्म हो गया है। ठीक, एक होता है तुम्हारा पार्शियल रिग्रेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। वो मैंने नहीं देखा है किसी एग्जामों में। ठीक है, तो मतलब अगर 10 में से 9 बार मैं कह सकता हूँ कि वो कभी नहीं आएगा आपके एग्जामों में। ठीक है, एक बार आएगा तो हम बाद में बात करेंगे कि कभी आया तो हम समय मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है, एक पूछता है ओरिजिन और स्केल पे क्या फर्क पड़ेगा। ओरिजिन और स्केल हमने मीन मीडियन मोड में भी बताया था कि अगर मान के चलिए कि अगर x और y दो वेरिएबल हैं, अगर इसको ए एक्स प्लस बी कर दे, मतलब इसके और इस ओरिजिन और स्केल दोनों चेंज करते हैं, और y इज इक्वल टू सी प्लस डी कर देंगे, और इसके लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर r है, इन दोनों के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? तो वो भी r ही होगी। आर ही होगी, मतलब कहने का मतलब है वो इस तरीके का रिलेशन बनेगा, आर डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन मॉड ए सी बनता है आर। तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है हमारा, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन and scale, but depend upon the sign of the variable, but depend upon sign of the variable, sign of the variable। बस ये लाइन अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर तो यही क्वेश्चन पूछता है, और हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में आंसर होता है रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड, यही आंसर होता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस बता दिया कि अगर मान लो कि दोनों अलग अलग साइन के हैं तो पॉजिटिव आर की वैल्यू प्लस हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव होंगे तो माइनस आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगर अपोजिट साइन होता है तब। ठीक, उसी तरीके से अगर हम तुमको बी वाई एक्स की वैल्यू की बात करते हैं, बी वाई एक्स की वैल्यू की बात करते हैं, तो देखोगे अगर एक्स और वाई में, अगर एक्स एंड वाई में हम सेम क्वांटिटी से चेंज करते हैं, एक्स देखो ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, ओरिजिन इंडिपेंडेंट,
ये मान लो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से। लेकिन स्केल के लिए देखो, अगर मान लो कि x को 5x कर दें और y को भी 5x कर दें, तो रिमेन अनचेंज रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो जाएगा। स्केल, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। मतलब अगर x और y में सेम क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो हमारा क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल हो जाता है फॉर सेम क्वांटिटी इन बोथ वेरिएबल, सेम क्वांटिटी इन बोथ वेरिएबल। बट जनरली ये तुम्हारा डिपेंड करता है, बट जनरली डिपेंड अपॉन द स्केल, क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी नहीं रहेगी तब ये डिपेंड करेगा। सो हमको रिग्रेशन के केस में क्या लिखना है कि ओरिजिन के इंडिपेंडेंट है, स्केल के डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, और ये क्या है, हमारा ओरिजिन और स्केल दोनों के इंडिपेंडेंट है, बट साइन पे डिपेंड करता है। ये हमारा इंटीग्रेशन की बात थी, ये हमारा कोरिलेशन की बात थी, रेंज की बात कर ली हमने, स्लोप की बात कर ली, फॉर्मूले की बात कर ली, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर ली। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं मुझे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अब तक, पिछली जितनी बातें की उसमें कोई दिक्कत? सो यही सारी चीजें थी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा important। ठीक, सो हमने रिग्रेशन खत्म कर लिया। देखो हमने क्या क्या टॉपिक खत्म कर लिया, डिस्क्रिप्टिव मेजर को पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन बेसिक स्टैटिस्टिक पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, कोरिलेशन पढ़ लिया, रिग्रेशन पढ़ लिया। मान के चलो कि तुम्हारे जो भी सिलेबस में आने वाली चीजें थी उसकी 75% सिलेबस खत्म हो गया हमारा, 75% सिलेबस खत्म हो गया। अब हमको थोड़ा सा हाइपोथेसिस पढ़नी है, ठीक, वो भी 5% हाइपोथेसिस पढ़नी है, 5% हमको इरर ये टेस्ट पढ़ना है, ठीक है। मतलब 10% ये, और रेस्ट 15% में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़, अरे सॉरी, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बस मेरे हिसाब से ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो बोलो तो आज स्टार्ट करते हैं, नहीं तो कल ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। कल सर, अब मैं अकेला ही सर क्लास कर रहा हूँ और तो कोई कर ही नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो ठीक है ठीक। फिर, ओके फिर बाय।